ध्यान में रखना है, उसमें देखना है कि कला, कला किसे कहते हैं। समझ में आ रहा है कि कला किसे कहते हैं। जब कला हमको समझ में आ गई तो उसके बाद हम लोग बाकी चीजों का भी अध्ययन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए बताता हूँ कि कला किसे कहते हैं। हर किसी के अंदर देखो, प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो जन्मजात रूप से किसी न किसी कला से अवगत होता है। तो कला की परिभाषा हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग लोक शिल्प कला, अभिजात शिल्प कला, स्थापत्य कला और शिल्प कला, इन सबका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कला किसे कहते हैं। तो देखो, प्रत्येक व्यक्ति में जन्मजात रूप से कुछ खूबियां होती है, इन खूबियों को अनुभव द्वारा दूसरों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात रूप से किसी कला से अवगत होता है, जन्मजात रूप से उसके अंदर कुछ कला होती है, और ये कलाओं को, इस खूबियों को, जो खूबियां होती है उसके अंदर खूबियों को दूसरों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। उसे प्रस्तुत करने के बाद जो उसे कला कहा जाता है। समझ में आया कि कला की परिभाषा क्या है, कि प्रत्येक व्यक्ति में जन्मजात रूप से कुछ खूबियां होती है, इन खूबियों को अपने अनुभव द्वारा दूसरों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। उसे प्रस्तुत करने के बाद जो कृति तैयार होती है उसे क्या कहा जाता है, कला कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर चित्रकला, शिल्पकला, मूर्तिकला, हस्तकला इत्यादि। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमको आगे देखना है लोक शिल्प कला। अब लोक शिल्प कला, इसका मतलब क्या है। लोक शिल्प कला, लोक मतलब जनता, और शिल्प कला, शिल्प मतलब होता है पत्थर। पत्थर के द्वारा जो, पत्थर पे जो शिल्प कला तैयार की जाती है, पत्थर में जो शिल्प कला तैयार की जाती है, जो पत्थर को तराशा जाता है, उसे शिल्प कला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कला के रूप में हम देखेंगे कि स्वयं को प्राप्त अनुभव और उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान तथा मन की भावना दूसरों तक पहुंचे, ये प्रत्येक व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति होती है। मतलब स्वयं को जो अनुभव प्राप्त होता है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, मन के अंदर जो भावना होती है, वो दूसरों को पहुंचाने की प्रवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। इस सहज प्रवृत्ति की प्रेरणा से जब सौंदर्यपूर्ण, इस सहज प्रवृत्ति की प्रेरणा जब दूसरों को देने की प्रेरणा से एक सौंदर्यपूर्ण कृति का निर्माण होता है, तब उसे कला कहा जाता है। कला के निर्माण में जड़ में कलाकार की कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता, भावनात्मकता, कौशल जैसे घटक बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे लोक शिल्प कला, क्योंकि हमको इसमें टॉपिक में, इस प्रकरण में लोक शिल्प कला का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है, लोक शिल्प कला। देखो, चित्रकला के सामान्य ही चित्रकला भी अश्मयुग जितनी प्राचीन है। जैसे चित्रकला, चित्रकला सब लोग जानते हैं। चित्रकला मतलब क्या होता है, चित्रकला का मतलब होता है पेंटिंग, और पेंटिंग के जैसी ही शिल्प कला भी अश्मयुग काल, प्राचीन काल से प्राचीन है। पत्थर के औजार बनाने का जो प्रारंभ हुआ वो एक प्रकार से शिल्प कला का ही प्रारंभ है। क्योंकि देखो, मनुष्य हमने समझे हैं, बार बार हमको पता है कि मनुष्य प्राचीन काल में कहां पर रहता था, जंगलों में रहता था। जंगलों में रहता था, क्या करता था, शिकार करता था। शिकार करने के लिए उसको किसी न किसी औजार की, हथियार की जरूरत पड़ती थी। ये औजार और ये हथियार, ये औजार और ये हथियार किसके द्वारा बनाए जाते थे, ये पत्थरों के द्वारा बनाए जाते थे। पत्थरों को तराश कर उसको नुकीले कर कर हथियार बनाए जाते थे, और उसी से जो है शिल्प कला का प्रारंभ हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। भारत में धार्मिक अवसरों पर मिट्टी की प्रतिमाएं तैयार करके उनकी पूजा करके तथा उन्हें अर्पण करने की प्रथा हड़प्पा संस्कृति से चली आ रही है। अब भारत में तुम देखें, हड़प्पा संस्कृति ईस्वी सन पूर्व 5000 साल पहले की बहुत से ऐसे मिट्टी के उसमें मूर्तियां बनाई जाती है, प्रतिमाएं बनाई जाती है, और उसकी पूजा की जाती है। हम हड़प्पा संस्कृति में भी हमने समझे है। अब यह प्रथा बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान जैसे अनेक राज्यों में प्रचलित होती हुई दिखाई देती है। अब ये जो प्रथा है, जैसा हड़प्पा संस्कृति के हम देखें कि सबसे प्राचीन संस्कृति, सबसे विकसित संस्कृति जो है वो हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति में ईस्वी सन पूर्व 5000 साल पहले ही पत्थरों से कुछ मूर्तियां बनाई जाती थी और उसकी पूजा और अर्चना की जाती थी। ठीक है, तो अब ये कला जो है आज तक भी हमारे भारत देश में अवगत है। जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र में तैयार, और महाराष्ट्र, हम जो महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में हमको पता चलता है महाराष्ट्र में तैयार की जाने वाली गणेश जी की मूर्तियां तुम अभी देख रहे होंगे। गणेश जी की जो मूर्तियां बनाई जाती है पत्थरों से, मिट्टी से पत्थरों को तराश कर गणेश जी की मूर्तियां बनाई जाती है। गौरी के मुखौटे, जो गौरी पूजन होती है उसके मुखौटे बनाए जाते हैं।
और अब देखेंगे अभी हम महाराष्ट्र के अंदर बहुत प्रसिद्ध बैलों का त्योहार माना जाता है बैल पोला। इसमें पोले में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए पत्थरों को तराश कर मिट्टी से क्या होती है बैल बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। वीरगल आदिवासी घरों में संग्रहित कर रखने के लिए बने मिट्टी के भंडार गृह इसी शिल्पकला की लोक परंपरा की गवाही देते हैं। आदिवासी घरों में संग्रहित रखने के लिए जो मिट्टी के भंडार गृह बनाए जाते हैं, जो आदिवासी लोगों के घर देखेंगे वहां पर मिट्टी से इस प्रकार से एक भंडार गृह बनाया जाता है, वो इसी प्रकार का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, समझ में आया लोक शिल्पकला? लोक शिल्पकला बच्चों समझ में आया है? तुम लोग पार्टिसिपेट हो और तुम अगर नहीं समझ में आया तो बाद में भी मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इसका मुझे अर्थ बताइए, तो मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर भी कर दीजिए सर। अच्छा सर, ठीक है सर, शेयर भी कर दीजिए और उस पर बताते रहिए। हाँ सर, स्क्रीन शेयर करता हूँ सर। ठीक है, सर स्क्रीन शेयर करने में मुझे तकलीफ हो रही है सर। हेलो सर, मैं करता हूँ सर मेरी तरफ से। हाँ आप बंद कीजिए, स्क्रीन शेयर बंद कीजिए। हाँ सर, आप स्टॉप कीजिए, स्क्रीन शेयर स्टॉप कीजिए सर। हाँ सर, स्टॉप किया हूँ सर। ओके, इसके बाद का भाग सर, इसके बाद का पेज सर, इसके बाद का पेज सर। हाँ एक मिनट सर। हाँ सर, यहाँ से और हाँ नीचे आगे सर, आगे आगे लोक शिल्पकला वाला पेज है। हाँ सर ये, ठीक, हाँ सर ये, ठीक, हाँ सर, ठीक है सर, हाँ ठीक है सर। ओके बच्चों, उसके बाद हम दूसरा भाग देखेंगे, अभिजात शिल्पकला शैली। अब अभिजात शिल्पकला, अभिजात मतलब क्या होता है कि कभी ना खत्म होने वाली, वो सदियों पुरानी प्राचीन काल से हड़प्पा संस्कृति से चली आ रही शैली, शिल्प शैली। शिल्प मतलब पत्थरों को तराश कर जो अभिजात जो पहले से चली आ रही है, प्राचीन काल से चली आ रही है, उसकी शिल्प शैली किस प्रकार की थी, इस बात का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं, पत्थर और कांस्य की प्रतिमाएं 5000 वर्ष अथवा उससे भी अधिक प्राचीन भारतीय शिल्प शैली की परंपरा का साक्ष्य देते हैं। कि हड़प्पा संस्कृति में जो मुद्राएं है, पत्थर और कांस्य की प्रतिमाएं, हमको पता होना चाहिए हड़प्पा संस्कृति पे कांस्य की एक नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है, वो कांस्य के द्वारा बनाई गई थी। उसी प्रकार की उसकी मुद्राएं, जो सिक्के प्राप्त हुए, पत्थर भी ऐसे तराशे हुए पत्थर हमको प्राप्त हुए, तो ये हमको बताते हैं कि 5000 साल ईस्वी सन पूर्व 5000 साल पहले से इस प्रकार की शिल्पकला भारत देश में अवगत थी। देखो, ठीक है, आगे देखो। माना जाता है कि सम्राट अशोक के कार्यकाल में निर्मित पत्थर के स्तंभों से भारत में उकरे पत्थर के शिल्प निर्माण का सच्चा अर्थ में प्रारंभ हुआ। कि माना जाता है कि सम्राट अशोक का जो कार्यकाल था ईस्वी सन पूर्व का, तो उस समय पर सम्राट अशोक ने बहुत से ऐसे स्तंभ बनाए थे जो पत्थरों के को तराश कर बनाए गए थे। तो माना जाता है कि सही तरीके से जो कला शिल्प कला अवगत हुई है, वो सम्राट अशोक के कार्यकाल में ही अवगत हुई है। मध्य प्रदेश के सांची का स्तूप प्रथम अशोक के कार्यकाल में बनाया गया। आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो सांची का जो स्तूप है, सांची का जो स्तूप है, वो सम्राट अशोक के कार्यकाल में बनाया गया। उसकी वो देखेंगे तो हमको समझ में आता है। ठीक है, लेकिन उस पर निर्मित शिल्प, सुंदर शिल्पों की सजावट कालांतर में की गई, ऐसा माना जाता है। वो पत्थर को तराश कर एक तो शिल्प बनाया गया, सांची स्तूप बनाया गया, लेकिन उसमें जो सुंदर शिल्पों की कलाकृति बनाई गई है, ऐसा महसूस किया गया इतिहासकारों के मत के अनुसार कि उसको आगे के काल में उसको बनाया गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भारत में शिल्प कला का विकास कालांतर में होता रहा है। मतलब भारत में जो शिल्प कला है, ये प्राचीन काल से और धीरे धीरे प्रगति करके आज तक वो चले आ रहा है। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के बाहर दूर दूर तक फैला हुआ, परिणाम स्वरूप इन देशों में स्तूप का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। हमको देखें कि सम्राट अशोक ने
बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है, ये बहुत से इतिहासकारों के मत के अनुसार हम समझ जाते हैं। और बहुत से स्तूप उन्होंने बनाए हैं। सारनाथ के 13वें नंबर के जो उनका स्तंभ है, 13वां नंबर का जो स्तूप है, तो उसमें उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया है, और जहां जहां वो गए हैं तो वहां पर उन्होंने क्या किए हैं, इस प्रकार के स्तूप बनाकर अपना प्रचार उन्होंने प्रारंभ किया है। मतलब इसके शिल्प कलाओं का प्रसार उन्होंने दूर दूर तक किया है। परिणाम स्वरूप उन देशों में स्तूप निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। वहां पर भी अब उनको देखकर भी बहुत से देशों में इस प्रकार के स्तूप निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। ठीक है। इंडोनेशिया के बोरोबुदुर में निर्मित स्तूप संसार में सबसे विशाल स्तूप है। तुम देखेंगे पेज नंबर वही जो है कि बौद्ध स्तूप, यहाँ पर जो स्क्रीन पर तुमको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे जो तुमको दिखाई दे रहा है, तो देखो बोरोबुदुर स्तूप ये कहाँ का है, ये इंडोनेशिया का है। मतलब ये पत्थर को तराश कर बनाया गया है। ये इस शिल्प कला की, अभिजात शिल्प कला की एक जीती जागती मिसाल हमारे सामने दिखाई देती है। ठीक है। 1991 ईस्वी में यूनेस्को ने बोरोबुदुर को विश्व विरासत स्थान के रूप में घोषित किया है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पत्थरों से बना हुआ स्तूप है, ये बोरोबुदुर जो स्तूप है, जो इंडोनेशिया में बनाया गया, पत्थरों को तराश कर ये इस प्रकार से बनाया गया है। और 1991 में यूनेस्को द्वारा इसको एक विश्व विरासत के रूप में, हेरिटेज के रूप में इसको घोषित किया गया है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे भारतीय मूर्ति विज्ञान, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है भारतीय मूर्ति विज्ञान। ठीक है। अफगानिस्तान और आसपास के प्रदेशों में ईस्वी सन की दूसरी शताब्दी में ग्रीक, यूनानी और पर्शियन प्रभाव को दर्शाने वाले गंधार शिल्प शैली का उदय हुआ है। ठीक है। अफगानिस्तान के आसपास के प्रदेश और दूसरी शताब्दी में ग्रीक, यूनान और पर्शियन प्रभाव को दर्शाने वाली गंधार शिल्प शैली का उदय हुआ है। ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी के बीच अर्थात कुषाणों के कार्यकाल में मथुरा शिल्प शैली का उदय हुआ है। और उसी के साथ साथ प्रथम और तीसरी शताब्दी के बीच कुषाणों का जो राज्य भारत में अंदर था, मथुरा में था, वहां पर एक मथुरा शिल्प शैली का उदय हुआ है। इस शैली ने भारतीय मूर्ति विज्ञान की नींव रखी है। और इस मथुरा शैली ने ही भारतीय विज्ञान, मतलब शिल्प विज्ञान की, मूर्ति विज्ञान की नींव रखी है। देव प्रतिमाओं का उपयोग किए जाने की कल्पना पहली बार कुषाणों के सिक्कों पर दिखाई। जब कुषाण काल के जब हम सिक्के देखेंगे तो पहली बार ऐसा होगा उसमें देवी देवताओं की जो प्रतिमा है वो उसमें दिखाई देती है। गुप्त साम्राज्य के कार्यकाल में भारतीय मूर्ति विज्ञान से संबंधित नियम बनाए गए और शिल्प कला के मापदंड निर्धारित किए गए। ईस्वी सन की 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चोल राजाओं के आधिपत्य में भारतीय दक्षिण भारत में कांस्य मूर्तियों का निर्माण करने की कला विकसित की गई है। देखो कांस्य की मूर्ति तो देखे जाएंगे तो हम प्राचीन काल से चली आ रही है, हड़प्पा संस्कृति से चली आ रही है। क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में हम देखेंगे जब उनका उत्खनन हुआ तो उत्खनन करने के बाद, सर इसके बाद की स्क्रीन शेयर कीजिए सर। सर इसके बाद की स्क्रीन शेयर कीजिए। और नीचे क्या सर, इतना? हाँ, इसके आगे की स्क्रीन शेयर कीजिए सर, इसके बाद की। हाँ ये इसके बाद की सर। ये वाला? हाँ सर ये वाला। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर, देखते हैं सर। ठीक है बच्चों, ध्यान दो इधर। नहीं सर, इसके पहले की स्क्रीन सर। 1 मिनट सर। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। चार ही पेज है सर, बोलिए कौन सा? ये कला ये स्थापत्य शिल्प, इससे हाँ ये सर, इसके बाद की बोल रहा था मैं सर। ये वाला है नहीं, इसके पहले का, इसके हाँ इसके बाद का सर, इसके बाद का। हाँ सर ये बस नहीं सर, जो नटराज की मूर्ति थी वो था। ये ठीक है इतना? हाँ ठीक है सर, रहने दीजिए, मैं इसके बाद की आपको बताऊंगा, फिर दूसरा करना है। ठीक है, ये रहने दीजिए, मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा
ठीक है सर। तो बच्चों ध्यान दो इधर कि जो हमने देखे कि कांस्य जो है कि कांस्य की मूर्ति हम 5000 साल पहले, ईस्वी सन पूर्व 5000 साल पहले जो हड़प्पा संस्कृति का उत्खनन हुआ, तो उसके उत्खनन के समय पर ही एक नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। अपनी किताब का पेज नंबर तुम जब 26 देखेंगे तुमको नटराज की एक मूर्ति दिखाई देंगी, कांस्य की मूर्ति है। लेकिन उसके बाद देखेंगे कि चोल राजाओं के ईस्वी सन 9वीं से 13वीं शताब्दी में, ईस्वी सन 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी में चोल राजाओं के आधिपत्य में दक्षिण भारत में कांस्य निर्माण की मूर्तियों की कला अवगत हो गई। इन मूर्तियों में शिव पार्वती की मूर्ति, नटराज की मूर्ति, लक्ष्मी की मूर्ति, विष्णु जैसे देवी देवताओं की मूर्ति का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब हम आएंगे बच्चों कि स्थापत्य कला, स्थापत्य और शिल्प कला। स्थापत्य मतलब भवन निर्माण कला। अब भवन निर्माण कला में हम लोग भवन निर्माण को अच्छे से बच्चे जानते हैं कि भवन निर्माण की जो कला है कितनी प्राचीन और कितनी सुंदर सुंदर भवन हमारे देश में तैयार किए गए हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ताजमहल वगैरह को देख लो, कुतुब मीनार को देख लो, लाल किले को देख लो। ये स्थापत्य निर्माण कला है, ये मध्ययुगीन काल की, लेकिन प्राचीन काल में ऐसी बहुत सी ऐसी स्थापत्य शैली है जो हमको दिखाई देती है। ठीक है, देखो भारत में, देखो बच्चों आगे देखो, भारत में कई उकेरी गुफाएं हैं। उकेरी गुफाएं, अभी तुम गुफाओं के बारे में देखेंगे कि प्राचीन काल में जो है वो गुफाएं तैयार की गई है और गुफाओं के अंदर सुंदर कलाकृति और पत्थरों को तराश कर मूर्तियां बनाई गई है, वहां पर चित्र बनाए गए हैं। और चित्रों को देख, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं हम जो देखेंगे, जैसा पेज नंबर 26 में अजंता की गुफाएं दिखाई देती है। ये स्थापत्य शैली का, शिल्प शैली का बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने है। ठीक है, देखो उकेरी गुफाओं की परंपरा भारत में ईसा पूर्व 3री शताब्दी से प्रारंभ हुई है। ये उकेरी गुफाओं की जो परंपरा है भारत में ईसा पूर्व, ईस्वी सन पूर्व 3री शताब्दी से प्रारंभ हुई है। तकनीकी दृष्टि से समग्र गुफा स्थापत्य और उकेरी शिल्पों का एकत्रित उदाहरण है। जो टेक्नोलॉजी के जरिए जो उकेरी गुफा है, ये स्थापत्य और शिल्प शैली का एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने दिखाई देता है। अजंता की गुफाओं में जाकर देखेंगे तो हमको पता चलेगा किस प्रकार से पत्थरों को तराश कर ये गुफाएं तैयार की गई है। अब मुंबई के क्षेत्र में हम लोग जाएंगे तो मुंबई के क्षेत्र में हम देखेंगे कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की तरफ अगर चले गए तो उसके अंदर एक कानेरी गुफा है। तो कानेरी गुफा के अंदर जाके हम लोग देखेंगे किस प्रकार से मूर्तियों को तराश कर बनाए गए। इतनी सुंदर सुंदर कलाकृति पत्थरों को तराश कर बनाई गई है कि हमको जीता जागता उदाहरण हमारे सामने हम लोग आंखों से देख सकते हैं। प्रवेश द्वार, भीतर के खंभे और मूर्तियां शिल्प कला के उदाहरण है। तराशना, पत्थरों को तराशना ये शिल्प कला का, लेकिन उसी के साथ ये स्थापत्य कला का, लेकिन उसी के साथ साथ उसका प्रवेश द्वार की जो डिजाइन है, जो भीतर के खंभे बनाए गए, कॉलम बनाए गए हैं, वहां की मूर्तियां है, वो शिल्प कला का उत्तम उदाहरण हमको दिखाई देता है। दीवारों और छतों पर किया गया चित्र कार्य कुछ गुफा में आज भी कुछ सीमा तक बना हुआ है। तुम देखेंगे कि दीवारों पर चित्रकला अवगत कराई गई है और गुफाओं को मतलब वो हमको आज भी वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो हम इसमें समझ सकते हैं कि उस समय पर कितनी एक जीवित उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हो गया। उस समय पर भी टेक्नोलॉजी, तकनीकी, शिल्प कला की, स्थापत्य की तकनीकी और शिल्प कला की तकनीकी कितनी विकसित थी। देखो सर जी, महाराष्ट्र में अजंता, हाँ सर, कनेरी गुफा दिखा देता हूँ इनको। हाँ, कनेरी गुफा दिखा दीजिए सर। देखो बच्चों, सर आपको जो है अभी कनेरी गुफा के चित्र अंदर आंतरिक भाग के चित्र हमको आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये जीता जागता, ये स्थापत्य और शिल्प शैली का जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। आप अगर मुंबई में होंगे तो आप देखेंगे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में जाएंगे, वहां से टिकट लगती है और वहां से जाने के बाद कानेरी गुफा जब देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि उस समय पर भी स्थापत्य और शिल्प कला भारत में कितनी तरीके से विकसित थी। ठीक है, देखो बच्चों, ये चित्र तुमको स्क्रीन पर दिखाई देगा। उसके आंतरिक भाग में अलग अलग प्रकार की मूर्तियां हैं जो उसको शिल्प कला का एक जीता जागता उदाहरण है। उनके प्रवेश द्वार, वहां के स्तंभ, ये सब हमको वहां से अंदर से दिखाई देते हैं।
देखो बच्चों, ये अंदर का प्रवेश द्वार है। किस प्रकार से, देखो अंदर से उसे कॉलम दिखाई दे रहे हैं, आपको स्तंभ दिखाई दे रहे हैं। ये स्थापत्य शैली का, ये शिल्प शैली का एक जिता, देखो ये मूर्ति कला है। ये किस प्रकार एक ही पत्थर को तराश कर इस प्रकार से मूर्ति बनाई गई है। ये प्रवेश द्वार है, अंदर जाने के बाद हमको दिखाई देता है। ये देखो प्रवेश द्वार है बच्चों, ये हमको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से, ये देखो अंदर एक प्रकार का गुंबद बनाया गया है। ये भी शिल्प शैली का बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है। एक ही पत्थर को तराश कर बच्चों ये गुफा बनाई गई, कानेरी गुफा। ये देखो बच्चों, तुमको दिखाई देगा कि किस प्रकार एक ही पत्थर को, चट्टान को तराश कर अंदर गुफाएं बनाई गई है, उसके कॉलम बनाए गए हैं। ठीक है सर, आगे बढ़े हम लोग। हाँ सर, कंटिन्यू। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। तो देखो बच्चों, महाराष्ट्र में अजंता और वेरूल एलोरा की गुफाएं ईस्वी सन 1983 में विश्व विरासत स्थान का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। देखो महाराष्ट्र की हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि महाराष्ट्र की जो अजंता और वेरूल एलोरा की जो गुफाएं हैं, ये 1983 में विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि उस समय पर महाराष्ट्र में ईस्वी सन पूर्व से चले आ रही है बात को कि गुफाएं बनाई गई है और उसको विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, देखो आगे देखो बच्चों, भारत में मंदिर स्थापत्य का प्रारंभ ईस्वी सन 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के कार्यकाल में हुआ है। भारत में मंदिर स्थापत्य, मंदिर को तैयार करने का जो समय हुआ है, मतलब तकनीकी जो बनी है, वो चौथी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के कार्यकाल से प्रारंभ हुई है। गुप्त काल में प्रारंभ में गर्भगृह और उसके बाहरी 4 स्तंभ वाले ग्रह केवल यही मंदिर का स्वरूप थे। कि गुप्त काल के पहले, ईस्वी सन 4वीं शताब्दी के पहले जो मंदिर बनाई जाती थी, सिर्फ एक 4 खंबे तैयार किए जाते थे और अंदर एक गर्भगृह बनाया जाता था। लेकिन गुप्त काल के समय के बाद जो हुआ है, क्या हुआ है कि इस प्रकार की मंदिर बनाकर पूरी से जो आज हम मंदिर देख रहे हैं, इस प्रकार की मंदिर बनाकर वहां पर पूजा अर्चना की जाती है। तो ये उस समय की स्थापत्य शैली का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत होता है। ठीक है, आगे देखते बच्चों, ईस्वी सन की 8वीं शताब्दी तक भारत में मंदिर स्थापत्य पूर्ण रूप से विकसित था। ईस्वी सन की 8वीं शताब्दी में भारत में मंदिर निर्माण की जो कला है, जो स्थापत्य कला पूर्ण रूप से विकसित हुई है। ये वेरूल एलोरा की कैलाश मंदिर की भव्य रचना के आधार पर सहजता से ध्यान में आता है। जो एरोला में कैलाश मंदिर है वो पूर्ण रूप से विकसित है और ये 8वीं शताब्दी के समय से हमको दिखाई देता है कि इस समय पर पूरी तरह से मंदिर निर्माण की कला अवगत हो चुकी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्ययुगीन समय तक भारतीय मंदिर स्थापत्य की अनेक शैलियां विकसित हुई और उस समय पर एक शैली विकसित थी 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी के बाद मंदिर निर्माण में मध्ययुगीन काल में मंदिर स्थापत्य की अनेक शैलियां विकसित हो चुकी है। ये शैलियां शिखरों की रचना की विशेषता के अनुसार निश्चित है। अब ये शैलियां किस प्रकार से, जो उसके शिखर है, ऊपर के जो शिखर है, वो शिखर के हिसाब से तय किए गए हैं कि वो किस प्रकार की शैली है। देखो अब उसमें बताया जाए कि दक्षिण भारत में, मध्य भारत में, उत्तर भारत में किस प्रकार की मंदिर निर्माण की शैली थी। ठीक है, जिसमें उत्तर भारत की नागर शैली, जो उत्तर भारत में जो मंदिरें दिखाई देती है वो नागर शैली के द्वारा बनाई गई है। दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, जो दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाई गई है वो द्रविड़ शैली के उदाहरण है। इन दोनों शैलियों का समन्वय होने से जो मिश्र शैली विकसित हुई है उसे वैश्य शैली कहा जाता है। देखो भारत में जो है, उत्तर भारत में जो मंदिर बनाई गई है वो नागर शैली के रूप में बनाई गई है। नागर ये नाम दिया गया है, नागर शैली। और दक्षिण भारत में जो शैली बनाई गई है, मंदिरें जो बनाई गई है वो द्रविड़ शैली। और इन दोनों को समन्वय साध कर, दोनों को साथ में मिलकर जिस शैली का निर्माण हुआ है उसे वैश्य शैली कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाए जाने वाली भूमुच मंदिर शैली और नागर मंदिर शैली में रचना विशेष रूप से समानता दिखाई देती है। जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो मंदिर रचना दिखाई देती है, भूमिज मंदिर शैली और नागर मंदिर शैली का उदाहरण माना जाता है। भूमि शैली में क्रमशः छोटे होते हुए शिखरों की प्रतिरूप से दिखाई देती है। तुम देखेंगे कि पेज नंबर 26 में द्रविड़ का गोपुर की द्रविड़ शैली का निर्माण किया गया। और भारत में जो मतलब महाराष्ट्र के अंदर जो भूमि शैली है वो भूमि शैली है, इसमें जो ऊपर चले आते हैं शिखरों की जो प्रतिकृति है वो छोटी होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद का पेज
सर प्लीज सर उसके बाद का पेज सर रिपीट कीजिए। गोदेश्वर मंदिर शैली सिन्नर का जो उदाहरण है सर, उसका पेज शेयर कीजिए सर। गोंदेश्वर मंदिर सिन्नर, इसके बाद का पेज सर। ये वाला? नहीं सर, इसके बाद का। इसके बाद पेज नहीं है लगता है सर, एंड है। हाँ ये वाला? सर ये वाला पेज इससे पहले चाहिए था। हाँ तो अभी आपने ही पीडीएफ भेजा है सर। है सर, गोदेश्वर मंदिर का है सिन्नर वाला पेज। अच्छा ठीक है, आप हाँ सर, देखिए यही सर, यही सर। ऊपर से नहीं, लेके इसके पहले का सर। यहाँ से, ठीक है, मालूम कर लें यहाँ से, यहाँ हाँ से। सर यही, हाँ यही बोल रहा हूँ सर, देखिए उसमें दिखाई दे रहा है। थोड़ा ऊपर करूँ? हाँ सर ऊपर कीजिए सर। इसके बाद का पेज बोल रहा हूँ मैं, ये जहाँ पर आपको कुतुब मीनार का चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, कुतुब मीनार दिखाई दे रहा है, वो पेज बोल रहा हूँ मैं। बस यहाँ से? नहीं सर, इसलिए तो तकलीफ जाती है। हाँ सर ये बोल रहा हूँ सर, ठीक है सर। इसको थोड़ा ऊपर कीजिए सर, इसको थोड़ा ऊपर कीजिए सर। हाँ सर ये थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, सर ओके, कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ ठीक है, ओके थैंक यू सर। अब बच्चों हम देखेंगे मध्ययुगीन काल में किस प्रकार की शैली अवगत हो चुकी थी। ठीक है, कि मध्ययुगीन भारत में मुस्लिम सत्ताओं का आश्रय में पर्शियन, मध्य एशियाई, अरबी और इस्लाम पूर्व स्थापत्य शैली के अनेक धाराएं इकट्ठा आई है। कि मध्ययुगीन काल में हम देखेंगे भारत के समय पर मुस्लिम शासन अस्तित्व में था। हम देखेंगे मध्ययुगीन काल में गुलाम वंश है, सैयद वंश है, और उसके साथ साथ हम आते हैं कि बहुत से ऐसे शासन वर्ग है कि गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया कुतुब मीनार। ठीक है, उसके बाद उनके गुलाम, उसके बाद जो सम्राट के रूप में घोषित किए शमसुद्दीन अल्तमश के द्वारा पूरा किया कुतुब मीनार का काम। तो अब ये मध्ययुगीन काल के उदाहरण जो है वो किस प्रकार से स्थापत्य और शिल्प शैली में है, ये हमको देखना है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। मध्ययुगीन भारत में मुस्लिम सत्ताओं के आश्रय में पर्शियन, मध्य एशियाई, अरबी और इस्लाम पूर्व स्थापत्य शैली के अनेक धाराएं इकट्ठा होती है। उसमें भारत का मुस्लिम स्थापत्य विकसित हुआ। जैसे पर्शियन में जिस प्रकार से स्थापत्य शैली थी, मध्य एशिया में जिस प्रकार की स्थापत्य शैली थी, अरब देश में किस प्रकार की स्थापत्य शैली थी, ये इसका एक दोनों का समन्वय साधकर भारत में इस प्रकार की स्थापत्य शैली अस्तित्व में है। ये मुस्लिम कार्यकाल माना जाता है, मुस्लिम युग का कार्यकाल माना जाता है मध्ययुगीन कार्यकाल। देखो कई सुंदर कलाकृति, सुंदर वस्तुओं का निर्माण किया, और उस समय पर देखेंगे बहुत सी ऐसी सुंदर कलाकृतियों का, स्थापत्य का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत होता है। जैसे कि दिल्ली के समीप मेहरौली में कुतुब मीनार हमको पता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ईस्वी सन 13वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया। लेकिन इसके ऊपर जो उसने निर्माण कार्य प्रारंभ किया, लेकिन इसमें जो कलाकृतियां पत्थरों को तराशकर जो स्तूप बनाए गए हैं, जो कुतुब मीनार बनाए गए, इसका पूरा काम उसके बाद के राजाओं, उसके बाद के सम्राट में शमसुद्दीन अल्तमश ने पूरा काम किया है। ठीक है, कुतुब मीनार, आगरे का ताजमहल और बीजापुर का गोल गुंबद जैसी वास्तुएं मुस्लिम स्थापत्य शैली के विश्व विख्यात उदाहरण है। बहुत बड़े गोल गुंबद हो गया, बीजापुर का गोल गुंबद हो गया, ताजमहल हो गया। आज पूरे विश्व भर में ताजमहल प्रसिद्ध है। दुनिया के 7 आश्चर्यों में उनकी गणना की जाती है। विश्व के सबसे महत्वपूर्ण जो वास्तुशिल्प कला है, उसमें ताजमहल का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है कि विश्व भर के कितने लोग, पर्यटक लोग ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। ठीक है, ये मध्ययुगीन काल की स्थापत्य शैली का जीता जागता उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है। ठीक है, कुतुब मीनार, ताजमहल, बीजापुर का गोल गुंबद। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ईस्वी सन 12वीं शताब्दी के कार्यकाल में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को प्रारंभ किया, और उसके पश्चात अल्तमश ईस्वी सन 13वीं शताब्दी के शासनकाल में कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ। मैंने तुमको पहले बताया कि 12वीं शताब्दी के समय पर कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं, उन्होंने कुतुब मीनार का कार्य प्रारंभ किया, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनके बाद जो उनका जो गुलाम था, जिसे शमसुद्दीन अल्तमश के नाम से जाना जाता है, तो वो उन्होंने राजकारभार सम्राट बने और उन्होंने कुतुब मीनार का काम पूरा किया है। ठीक है, कुतुब मीनार संसार में सर्वाधिक ऊंची इमारत है। तुम पेज नंबर में देखेंगे, तुमको स्क्रीन पे दिखाई देगा बच्चों। कुतुब मीनार बहुत बड़ी स्तूप है और विश्व की सबसे ऊंची मीनार का दर्जा इसको प्राप्त है।
करीबन इसकी जो ऊंचाई है 73 मीटर है, मतलब 240 फुट की है वो। ये विश्व की सबसे ऊंची इमारत, मतलब ऊंची मीनार मानी जाती है। जिस वास्तु संकुल का कुतुब मीनार हिस्सा है, वो कुतुब वास्तु संकुल यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थान के रूप में घोषित किया गया है। जिस वास्तु संकुल का ये हिस्सा माना जाता है, उस वास्तु संकुल को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे मुगल सम्राट ने, जो शाहजहां है, जिसने अपनी पत्नी की याद में एक महल निर्माण किया है, जिसे ताजमहल के नाम से जाना जाता है, जिसे मुमताज महल भी कहा जाता है। यह विश्व विरासत की सबसे सौंदर्यपूर्ण मुस्लिम शैली की स्थापत्य शैली का उदाहरण है। ताजमहल जो आगरे का है, आप उसको अगर ताजमहल को अगर जाकर देखेंगे तो आपको बताया जाएंगे कि उस समय मध्ययुगीन काल में कितनी स्वतंत्र रूप से एक विशेष सौंदर्यपूर्ण कलाकृति हमारे सामने प्रस्तुत है। ठीक है, देखो आगे देखते हैं। मुगल सम्राट शाहजहां ने उनकी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण किया। उनकी बेगम का नाम था मुमताज, इसलिए इस ताजमहल को मुमताज महल का नाम दिया गया है। उनकी याद में उन्होंने ताजमहल का निर्माण किया है। ताजमहल भारत का सौंदर्यपूर्ण मुस्लिम स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। मुस्लिम स्थापत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ एक उदाहरण जो है वो ताजमहल है। आज भी हम लोग देखेंगे कि पर्यटकों द्वारा हमको विदेशी चलन प्राप्त होता है, तो सबसे बड़ा जो पर्यटकों का सबसे बड़ा जो विदेशी चलन मिलता है वो हमको ताजमहल के द्वारा मिलता है। ताजमहल को देखने के लिए दुनिया के हर क्षेत्र से, हर कोने से यहाँ पर आकर जमा होते हैं। ठीक है, विश्व विख्यात मानी गई इस वास्तु को यूनेस्को ने विश्व विरासत के स्थान के रूप में घोषित किया है। ये एक विश्व विरासत के रूप में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत के रूप में इसको घोषित किया गया है। ये सर्वश्रेष्ठ मुस्लिम स्थापत्य शैली का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है। उसी के साथ साथ भारत के आश्चर्यों में भी इस ताजमहल की गणना की जाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। सर आगे का स्क्रीन शेयर है, आगे का। ठीक है सर, आगे देखते हैं। ठीक है जी बच्चों, आगे देखते हैं। स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दूं क्या? इसमें से आगे की स्लाइड देखिए ना, गोल गुंबद है। अच्छा, स्क्रीन शेयर स्टॉप कीजिए सर, कर दीजिए सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। अब इसके बाद हम बच्चों देखते हैं कि ईस्वी सन की 13वीं शताब्दी निर्मित बीजापुर की अति भव्य इमारत जो है वो गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह की कब्र है। गोल गुंबद की जो गोल गुंबद है उसका गोल, अभी गोल मतलब गोल राउंड में, और गुंबद मतलब ऊपर का जो गुंबद है वो गोल गुंबद, ये आदिल शाह की कब्र मानी जाती है। और ये विश्व विरासत स्थान इसको प्राप्त है क्योंकि इसकी विशेषताएं स्पष्ट रूप से अगर वहां पर जाकर हम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। देखो, इस इमारत को गोल गुंबद का नाम जिस कारण मिला है, उस गुंबद के अंदर वाले घेरे को लगकर गोल छज्जा है, जो ऊपर वाला छज्जा है वो गोल गुंबद का छज्जा है। इस छज्जे में खड़े होकर धीमी आवाज में बात करे अथवा फुसफुसाए तब वो आवाज सर्वत्र सुनाई देती है। इसको आगे देखकर हम उसका अंदर देखेंगे तो अजर एक छज्जा तैयार है, वो गोल गुंबद के जैसा पूरा छज्जा है। और वहां पर जाकर हम एक कॉर्नर में खड़े होकर भी बात करेंगे तो आवाज जो है वो पूरी तरह से घूम कर जो है सबको जोर जोर से सुनाई देंगी। अगर वहां पर खड़े कर हम ताली बजाते हैं तो तालियों की आवाज भी क्या होगी, उसकी प्रतिध्वनि हमको सुनाई देगी। देखो, यदि जोर से ताली बजाए तो उसकी प्रतिध्वनि कई बार हमको घूमती हुई दिखाई देती है। ये मध्ययुगीन काल की स्थापत्य शैली का बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम आगे देखते हैं कि अब ये मध्ययुगीन काल है। अब इसके बाद देखिए अंग्रेजों का शासन काल आया, उस समय पर भी बहुत सी ऐसी कलाकृति अवगत आई है, जिसमें हम अब मुंबई वाले क्षेत्र में देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज रेल टर्मिनस, तुम उसका एक कृति अगर हम दिखाई देंगे। सर छत्रपति शिवाजी महाराज का जो रेल टर्मिनल है मुंबई का, उसकी स्क्रीन शेयर कीजिए ना। हेलो सर, छत्रपति शिवाजी महाराज रेल टर्मिनल है, उसकी स्क्रीन शेयर कीजिए ना। आपके पीडीएफ में है क्या सर? नहीं सर, पीडीएफ नहीं है सर। कौन सा, क्या शेयर करना है बोलिए? छत्रपति शिवाजी महाराज रेल टर्मिनल, छत्रपति, एक मिनट, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनल। रेड वाला है, रेड वाला।
हाँ सर, वेरी गुड सर, थैंक यू सर। देखो बच्चों, कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ सर, थैंक यू सर। देखो बच्चों, ये छत्रपति शिवाजी महाराज रेल टर्मिनस है, ये भी एक प्रकार की अंग्रेजों के शासनकाल की विशेष स्थापत्य शैली के रूप में इनको दर्जा प्राप्त है। बहुत अच्छी कलाकृति आप देखेंगे मुंबई में जाकर, रेलवे टर्मिनस के बाहर से चित्र देखेंगे या उसका चित्र देखेंगे तो अंग्रेजों के शासनकाल में कितनी सुंदर कलाकृति से ये बनाया गया है। ये भी स्थापत्य और शिल्प कला का एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है। ठीक है, अंग्रेजों के कार्यकाल में बने गए चर्च, मुंबई में बहुत से ऐसे चर्च तुमको दिखाई देंगे, माहिम का चर्च हो गया, बोरीवली चर्च हो गया, सरकारी कार्यालय जो बीएमसी का बहुत बड़ा ऑफिस है, उसके बाद बड़े पदाधिकारियों के आवास स्थान, रेलवे स्टेशन जैसी इमारतों ये शैली देखने को मिलती है। मुंबई की छत्रपति शिवाजी महाराज रेल टर्मिनस इस शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं तुमको बता रहा हूँ कि उस समय पर अंग्रेजों के शासनकाल में जो स्थापत्य शैली अवगत थी, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज रेल टर्मिनल जो है वो एक जीता जागता उस समय की जिंदी शैली हमको दिखाई देती। कितना सुंदर, कितनी सुंदर शैली का ये निर्माण, शैली से, स्थापत्य शैली से इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, यह इमारत यूनेस्को की विश्व विरासत स्थान की सूची में समाविष्ट है। और ये जो इमारत है बच्चों, ये देखो मुंबई की छत्रपति शिवाजी महाराज रेल टर्मिनल्स है। उसके बाद उसके बाजू में हम लोग देखेंगे कि बीएमसी का जो बहुत बड़ा मेन ऑफिस है, ये विश्व धरोहर दिया गया, ये विश्व धरोहर, विश्व विरासत स्थान इसको प्राप्त है। ये देखो इसका बीएमसी का ऑफिस है बच्चों, हमको दिखाई देता है, छत्रपति शिवाजी महाराज रेल टर्मिनल दिखाई देता है। ये वहां के चर्च, मुंबई के बहुत से ऐसे चर्च है, ये सब जो है विश्व विरासत स्थान की सूची में इनका दर्जा है। तो उस समय पर भी हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों के शासन काल में भी भारतीय स्थापत्य शैली कितनी विकसित हो चुकी थी। ठीक है बच्चों, समझ में आया है आप लोगों को? आप लोगों को कोई परेशानी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।